चलिए तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये टॉपिक कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है इन अ फॉर्म ऑफ लार्ज क्वेश्चंस, या फिर कई बार इसके ऊपर से वाइवा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो जनरली हमने नॉर्मल तो ओरल डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, टॉपिकल डोजेज फॉर्म, इसके बारे में सब हमें इन्फॉर्मेशन ले लिए है, प्लस हम रूट्स भी हमने देख लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके वो सब वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले जो नॉर्मल कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं। अभी ये क्या है कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है वहाँ पे क्या होता है कि लार्जर अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर होता है, हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते और आपको इसीलिए रिपीटेटिवली वो डोजेज फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है, जिससे क्या है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करने की वजह से पेशेंट का कंप्लायंस थोड़ा कम रहता है। ठीक है, पेशेंट्स लेने से फिर हिचकिचाता है या फिर बीच में से ट्रीटमेंट छोड़ देता है, जो मोस्ट ऑफ द केस टैबलेट्स में होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशंस में कई बार फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए हम नए से नए डोजेज फॉर्म बनाते हैं, या फिर फार्मा कंपनीज नए नए डोजेज फॉर्म ट्राई करती है। तो ये जो न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उनका मेन एम वही है कि कांस्टेंट ब्लड लेवल मेंटेन रहे लॉन्गर टाइम के लिए प्लाज्मा के अंदर, जिससे क्या है कि रिपीटेटिवनेस कम हो जाए, जिससे पेशेंट का कंप्लायंस बढ़े, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम हो, और उससे मोस्टली जो भी मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स ओरल होते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जीआई डिस्टर्बेंसेस एज अ साइड इफेक्ट्स मेजर होता है, तो वो हो सके उतना हम लोग कम कर सकें। तो ऐसे कुछ सच क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ डोजेज फॉर्म्स नए ऐसे बनाए जाते हैं जो हमने बात की ऐसा कि प्रोलॉन्ग पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं और प्रोलॉन्ग रिलीज, लॉन्गर टाइम के लिए वो रिलीज़ करते हैं ड्रग को। फिर कुछ लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जनरली इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो हम उसको ऐसे कुछ क्लासीफाई नहीं करेंगे, हम वन बाय वन ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं पोर्टेबल पंप्स। अभी ये जो पोर्टेबल पंप्स होते हैं वो ये ऐसा पेजर जैसा एक डिवाइस होता है, मोस्टली इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए, सबक्यूटेनियसली देने के लिए यूज़ होता है। इसमें से काफ़ी डोजेज फॉर्म आपने इंडिया में नहीं अप्लीकेबल हुए देखे होंगे, लेकिन काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये यूज़ होते हैं और उसके हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके आपको दिया है। तो इंसुलिन से ऐसे पंप्स होते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल का जो फ्लक्चुएशन है वो हो सके उतना हम लोग कम कर सकते हैं। तो स्टेडी ग्लूकोज लेवल रखने का ये काम करते हैं। तो ऐसा पेजर जैसा बैटरी पावर्ड डिवाइस होता है, और जिसके साथ ट्यूब्स के साथ एक कैन्यूला अटैच होती है, और वो कैन्यूला सबक्यूटेनियसली टिश्यूज़ में वो प्लेस कर दी जाती है। और ऐसा जो डिवाइस होता है उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, कोई जनरलाइज नहीं है, लेकिन मेजरली इसमें पार्ट ऐसा रिजर्वर एक इंसुलिन का होता है, कंप्यूटराइज चिप होती है, और ये इन्फ्यूजन सेट होता है ऐसा। तो मोटा मोटा कहे तो उस टाइप का ये डिवाइस होता है जहाँ से जो ड्रग है वो रिलीज़ होती है। यहाँ पे ऐसा एक स्टिकर लगा दिया जाता है जिसके अंदर एक नीडल होता है, और वो नीडल सबक्यूटेनियस टिश्यू में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ड्रग एवरी टाइम यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो डोजेज इंस्ट्रक्शंस जैसे आप देते हैं उसके हिसाब से उस टाइम के ऊपर ये इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो क्या होता है कि पेशेंट्स को यूजुअली अदरवाइज मैन्युअली हमें करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो लेते हैं अभी इंसुलिन इंजेक्शंस अपने आप से लेते हैं। अभी वैसे तो इंसुलिन इंजेक्शन रिप्लेस हो चुके हैं इंसुलिन पैंस से, उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें ये सब झंझट नहीं रहता है। तो पंप के थ्रू इंसुलिन फ्लो करता है इन्फ्यूजन सेट्स के थ्रू और बॉडी में एंटर होता है। इसमें भी काफ़ी सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर का अपडेट होता रहता है। ऐसे कुछ सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं कि जो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में मेजर करते हैं, और उसको एक एडवाइस दे दिया जाता है कि इतना ग्लूकोज लेवल होने पे इंसुलिन रिलीज़ कर दिया जाए इतना अमाउंट में। तो स्पेसिफिक कैलिब्रेटेड ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसमें डिवाइस में यूज़ किए जाते हैं, और इससे क्या होता है कि ये जो प्राइमरी डिवाइस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट किया जाए, बेहतर बनाया जाए, तो वो भी यूज़ होते हैं। फिर होते हैं कुछ पंप की जो
इम्प्लांटेबल होते हैं, ठीक है, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर डिफरेंट लेयर्स में। और जिससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल पंप्स है, जैसे हमने पेजर जैसा डिवाइस एक्सटर्नली देखा, तो ऐसा एक्सटर्नल कुछ हो नहीं, वो अंदर ही इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ यूज़ किया जाता है इंट्राथीकल पंप्स। इंट्राथीकल ड्रग डिलीवरी करने के लिए, स्पाइनल स्पेस में ड्रग डिलीवरी करने के लिए ऐसे इंट्राथीकल इम्प्लांटेबल पंप्स होते हैं, जिसके अंदर ड्रग रिजर्वायर होता है। ऐसे पंप्स होते हैं जिसके अंदर रिजर्वायर होता है और कैन्यूला के थ्रू ड्रग डिलीवरी किया जाता है इंट्राथीकल स्पेस में। तो ऐसे पंप यहाँ पे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू। और फिर कैथेटर जो होता है, वो कैथेटर इंट्राथीकल स्पेस में कैन्यूला लेके जाता है और जिसके थ्रू हम लोग ड्रग डिलीवर करते हैं। तो सबक्यूटेनियस स्पेस के अंदर ऐसा पंप इम्प्लांट कर दिया जाता है और वो कैथेटर है वो स्पाइन के अंदर और इंट्राथीकल स्पेस में कैथेटर का निब डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इंट्राथीकल स्पेस में ऐसे नीडल चला जाता है, वो फ्लेक्सिबल होता है और जिससे ड्रग वहाँ पे रिलीज होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के जिसको बार बार ऐसी पेन किलिंग मेडिसिन लेना ज़रूर होता है, सिवियर पेनफुल कंडीशंस वाले पेशेंट्स होते हैं, जैसे क्रोनिक पेन हो गया या कार्सिनोमा हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पेनक्रियाटाइटिस, तो ऐसे पेशेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम करने के लिए हम लोग ऐसे पंप्स यूज़ करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वो अपने आप से खुद से रिलीज़ करते रहते हैं और पेशेंट्स को अच्छा लगता है, हर बार लेना नहीं पड़ता है या फिर किसी का हेल्प लेना नहीं पड़ता है। तो ऐसे पेन किलिंग या फिर ओपियोइड मेडिसिन होते हैं, मॉर्फिन जैसे, या फिर मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन कुछ होते हैं, वो ऐसे दिए जाते हैं। फिर हम जानते हैं कि आज काफ़ी सारे पेशेंट्स जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है वो अवेयर होते हैं वो इंसुलिन पेन से। तो ऐसे इंसुलिन पेन, जैसे पेन ही नाम है, तो ऐसा पेन शेप का डिवाइस आता है जो आप शर्ट में या पॉकेट में रख सकते हैं और जिसके अंदर ऐसा एक कैटरीज होता है और आगे एक छोटा सा नीडल होता है और एक डायल होता है एडजस्ट करने के लिए कि कितना यूनिट हमें देना है और हमें सबक्यूटेनियसली पेशेंट खुद अपने आप से ही वो इंजेक्ट कर लेता है। फिर होता है पैलेट इम्प्लांटेशंस। पैलेट इम्प्लांटेशंस यूजुअली ओरल कंट्रासेप्टिव के सेक्शंस में आता है। यूजुअली जो ओरल कंट्रासेप्टिव दवाइयाँ हैं ऐसे पैलेट्स के फॉर्म में सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट्स को हर बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ओरल टैबलेट्स के ऊपर है कोई पेशेंट प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, तो उसे हर रोज़ लेनी पड़ती है, 21 दिन के लिए लेनी पड़ती है, फिर गैप करना पड़ता है। तो ये शेड्यूल काफ़ी ट्रिकी होता है, मिस होने के चांसेस बहुत है और इरेगुलरिटीज़ के चांसेस बहुत है। इसमें क्या होता है कि ऐसे जो इम्प्लांट्स हैं ये सबक्यूटेनियसली रख दिए जाते हैं और जिससे क्या होता है कि ड्रग्स कंटिन्यूसली रिलीज़ होती रहती है और ये इम्प्लांट काफ़ी टाइम तक काम करते हैं, अराउंड 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग डोजेज वो काम करते हैं और उसके बाद फिर निकाल दिए जाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ इम्प्लांट्स अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लांट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम करने के लिए मेनली यूज़ होते हैं। सो ऐसे फैन शेप प्रोसीजर्स के थ्रू अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। छोटा सर्जिकल प्रोसीजर होता है और क्विक एक्शंस वो शुरू कर देता है और फिर से अगर निकालने की ज़रूरत पड़े तो निकाल भी सकते हैं। फिर एक फॉर्म आता है जिसे बोलते हैं हम लोग डर्मोजेट। तो जब भी मास इनोक्यूलेशन होता है, यूजुअली तो अभी नहीं यूज़ करते इंडिया में, लेकिन मास इनोक्यूलेशन कुछ प्रोग्राम होते हैं, वैक्सीनेशंस मोस्टली होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, तो ऐसा गन शेप डिवाइस होता है। काफ़ी सारी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि ये एकदम हाई वेलोसिटी जेट फ्लो ऑफ ड्रग रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है कि नीडल यहाँ पे नहीं होता है, एकदम हाई वेलोसिटी के थ्रू, स्किन के थ्रू वो पार करके निकल जाता है। तो इसमें नीडल का यूज़ किए बिना ड्रग को हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्ट कर सकते हैं। और कई बार कोई कीलॉइडल लीजन्स होता है या फिर हाइपरट्रोफिक लीजन्स होते हैं, स्कार होते हैं, उसके अंदर कुछ स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशंस करना हो तो भी ऐसी स्किन के एरिया में या कॉस्मेटिक एरिया में ये यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ट्रांसडर्मल पैच की बात हो रही है, इसे ट्रांसडर्मल पैच के तौर के भी पूछा जाता है। सो ऐसे जो ट्रांसडर्मल पैचेस है उसका क्या यूज़ होता है कि ऐसे एडहेसिव पैचेस होते हैं जो स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। ये उसका थोड़ा एनलार्ज करके फिगर दिखाया गया कि इसमें क्या क्या होता है। तो मेन इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर पैच हम लगा देते हैं तो हर बार आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पैच 48 to 72 आवर्स तक उसी प्लेस पे लगा रहता है और कांस्टेंट ड्रग डिलीवर करता रहता है, जिससे पेशेंट्स को फ्रीक्वेंसी ऑफ टैबलेट
कम हो जाता है और क्या होता है कि कांस्टेंट रेट पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है और पेशेंट्स को रिलीफ रहता है। तो उसका अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर देखें तो मोटा मोटा यही स्ट्रक्चर रहता है कि एक पहले बैकिंग फिल्म रहती है। बैकिंग फिल्म का ये काम है कि ड्रग ऊपर से बाहर ना आए, मेन जो ड्रग रिजर्वायर फिर रहता है, और फिर जहाँ से रिलीज़ करना हो वहाँ पे माइक्रोपोर मेम्ब्रेन्स होता है कि वो पोर्स के थ्रू ड्रग रिलीज़ होती है और स्किन के थ्रू वो अब्जॉर्ब हो जाती है वेसल्स में से। फिर होता है एक अडहेसिव पार्ट कि जिसकी वजह से वो टेप जो होता है या फिर पैच जो होता है वो प्लेस पे मेंटेन रहता है। और जब भी पील ऑफ मीन्स के ऑब्वियसली उस स्टिकर जैसे हम लोग पील ऑफ करते हैं, ऐसा पील ऑफ करके स्किन के ऊपर लगाया जाता है। तो ऐसे स्किन के ऊपर उसके डिफरेंट लेयर्स हम इलाज करें तो ऐसे लेयर्स होते हैं स्किन के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पार्ट्स लगाया जाता है। एडवांटेज जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टेडी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन करता है फॉर लॉन्गर टाइम, तो जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो ड्रग फ्लक्चुएशंस है वो कम हो जाते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास करता है, डायरेक्टली सिस्टम में वो ड्रग भेजता है तो बायोएबिलिटी बढ़ती है और इसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहती है तो पेशेंट कंप्लायंस भी बढ़ता है। सो कन्वीनियंस है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये थोड़े कॉस्टली रहते हैं और कई बार क्या होता है कि लोकल साइड इफ़ेक्ट्स, लोकल इरिथमा, रेडनेस जैसे कुछ कुछ केसेस भी होते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप साइट अपनी चेंज कर सकते हैं जिससे ये चांसेस कम हो जाए। कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है तो मोशन सिकनेस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। हमने आपने देखा होगा कि जो भी लोग ट्रैवल करते हैं बस से, कुछ कार से, तो उनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, तो वो मोशन सिकनेस कम करने के लिए हायोसिन जैसी दवाइयाँ इस पैच से दी जाती है। जस्ट पैच लगा दे और आपके पूरे ट्रैवलिंग जर्नी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा करना होता है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, फेंटानिल, निकोटिन के पैचेस निकोटिन विड्रॉल में यूज़ होते हैं, राइट। टोबैको विड्रॉल में क्लोनिडीन या फिर एस्ट्राडियोल पैचेस। सो ऐसे कुछ ड्रग्स हैं आप याद रख सकते हैं कि जो ऐसे ट्रांसडर्मल पैचेस से यूज़ की जाती है। कौन कौन सी जगहों पे लगाया जाता है तो चेस्ट है, अब्डोमेन है, अपर आर्म, लोअर बैक, बटक्स एंड मस्टर्ड रीजन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, इसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर एक फॉर्म होता है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। अभी ये भी इंडिया में बहुत अवेलेबल नहीं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि जब भी पेशेंट्स को लगे वो अपने हिसाब से कंट्रोल्ड फॉर्म में एनाल्जेसिक दवाइयाँ अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मॉर्फिन, ब्यूपीवागेन जैसी हो गई, जिस जो कैंसर पेशेंट्स हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं जिसको ज़्यादा इंटेंस पेन होता है उसके लिए होता है। तो ऐसा एक डिवाइस होता है, उसके थ्रू कैन्युला अटैच रहती है बॉडी में और ऐसा पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया पेशेंट जस्ट प्रेस करता है तो दवाई अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है। सो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी ऐसे यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत कॉशियसली यूज़ करना चाहिए कि ओवरडोज ना हो जाए और ये सब। सो उसके साथ अटैच ऑब्वियसली चैलेंजेस भी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने के लिए कि ऐसा एक टाइप का डिलीवरी सिस्टम भी होता है। फिर होता है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आइस के अंदर ड्रग डिलीवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स रहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो होता है ऑक्यूसर्ट्स। तो ऑक्यूसर्ट ऐसा एक डिवाइस होता है जो आँख के अंदर प्लेस किया जाता है और जहाँ से ऑब्वियसली ट्रांसडर्मल पैच की तरह ही एक रिजर्वोयर ऑफ ड्रग रहता है जिसके अंदर से मेम्ब्रेन्स के थ्रू धीरे 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 ड्रग रिलीज होने लगती है। तो पाइलोकार्पिन जैसी दवाइयाँ हैं वो उस टाइप के ऑक्यूसर्ट से दी जाती है। सो ऐसे आईलिड के अंदर रखा जाता है और लैक्राइमल फ्लूइड है उसके अंदर से डिजोल्व होकर द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग रिलीज होती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एप्लीकेशन कम होता है। साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ एसोसिएटेड और चैलेंजेस भी ज़्यादा है। रिफ्रैक्टरी चेंजेस भी होते हैं, मायोसिस भी होते हैं और ड्रॉबैक है कि ऑब्वियसली थोड़े कॉस्टली होते हैं, कई बार नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है तो उसको रिमूव भी करना पड़ता है। उसी टाइप का एक होता है ऑक्यूसर्ट जिसे लैक्रीसर्ट्स भी बोलते हैं। लैक्रीसर्ट दे आर काइंड ऑफ ड्राई आइज में यूज़ होने वाले ऑक्यूसर्ट्स हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो वहाँ पे रखे जाते हैं। ऐसे रॉड, छोटा रॉड होता है जो हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेल्यूलोज का होता है और इसे इन्फीरियर फॉर्निक्स में रखा जाता है जिससे क्या इवेंचुअली वो डिज़ोल्व होने लगता है और वहाँ पे क्या होता है कि जो ड्राई आई वाले पेशेंट्स हैं तो उसमें वो वाटर अब्जॉर्ब करके वहाँ पे एक लेयर बना देता है जिससे कॉर्निया प्रॉपरली हाइड्रेट होती है। तो ऐसा छोटा सा रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इन्फीरियर फॉर्निक्स में इंसर्ट किया जाता है।
फिर आते हैं प्रोजेस्टासर्ट्स। इसके बारे में हम लोग अवेयर है। कॉपर टी, जैसे आपने नाम सुना होगा कि कॉपर टी के साथ ड्रग इल्यूडिंग कॉपर टी भी होती है। तो ऐसे टी शेप्स के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं जो ड्रग्स इल्यूड करते हैं। सो जिसमें से प्रोजेस्ट्रॉन जैसी ड्रग्स कंटिन्यूसली डिलीवर होती रहती है कांस्टेंट रेट के ऊपर, जिसकी समय मर्यादा भी बहुत ज़्यादा होती है, 6 महीने 1 साल जैसा होता है। तो ऐसा होता है कि जो भी एक पहली बार बेबी डिलीवर करता है तो दूसरी बार तक उसके जो टाइम लगता है, तो वो टाइम को बढ़ाने के लिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन कम करने के लिए इस टाइप के ड्रग इल्यूडिंग कॉपर यूज़ की जाती है। सेम पे ड्रग इल्यूडिंग स्टैंड्स भी होते हैं जो मोस्टली अभी काफ़ी यूज़ होते हैं। तो जिन जिन के पेशेंट्स में स्टैंड्स का यूज़ किया जाता है वो स्टैंड्स को ड्रग के थ्रू कवर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्रेजुअली ड्रग रिलीज होने लगता है और रीस्टेनोसिस का चांसेस कम होता है। सिरोलिमस, पैक्लिटेक्सेल कुछ ऐसी दवाइयों के नाम है। कुछ इम्यूनोमोड्यूलेटर्स हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो ऐसे ड्रग इल्यूडिंग कैंस के थ्रू दी जाती है। फिर होता है टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड मीन्स स्पेसिफिक साइट के ऊपर आपको ड्रग पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि जिससे क्या हो कि स्पेसिफिक साइट पे उसका एक्शन हो, दूसरी जगह पे उसकी एक्शन या फिर साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, जिससे उसकी बायोबिलिटी बढ़ सके, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कम हो सके। तो उसमें जो मेन होता है वो है वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और आपने ये नाम सुना होगा लाइपोसोम्स या फिर नियोसोम्स। मेनली लाइपोसोम्स के ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूछते हैं। क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि लाइपोसोम्स काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो एक्वस कोर होता है, जो बीच में सबसे सेंटर में कोर में क्या होता है कि और वाटर सॉल्यूबल चीज़ होती है, और जो बाहर होता है वो लिपिड सॉल्यूबल लेयर्स होते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल चीज़ को लिपिड सॉल्यूबल लेयर्स से ऐसा सैंडविच या फिर बॉल के शेप में बना दी जाती है, और जिससे ये जो अंदर की जो वाटर सॉल्यूबल दवाइयाँ हैं या फिर कंटेंट अभी हम कहेंगे ओवरऑल, जिसको हम स्पेसिफिक साइट पे पहुंचा सके। क्योंकि वाटर सॉल्यूबल कंटेंट को स्पेसिफिक साइट में पहुंचाना मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमें पता है जनरल फार्मा के कंसेप्ट में कि कोई भी चीज़ लिपिड सॉल्यूबल हो तो इजीली पास कर जाती है, लेकिन वाटर सॉल्यूबल चीज़ को पर्टिकुलर साइट पे पहुंचाना डिफिकल्ट है। तो लिपिड सॉल्यूबिलिटी का एडवांटेज लेके वो वाटर सॉल्यूबल चीज़ को ऐसे पहुंचाया जाता है। तो दैट इज़ लाइपोसोम्स। तो ऐसे यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि बाहर का जो लेयर है वो लिपिड से बना होता है, अंदर का जो लेयर है वाटर सॉल्यूबल कंटेंट होता है, वो कंटेंट में ड्रग होता है, वाइटामिन्स होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स होता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो ऐसा जो पूरा स्ट्रक्चर बना है जिसे लाइपोसोम्स कहते हैं। तो काफ़ी सारी एंटी कैंसर ड्रग्स है जैसे डॉक्सोरुबिजिन, कुछ एंटी फंगल ड्रग्स है जो काफ़ी टॉक्सिक होती है जैसे एम्फोटेरिसिन बी, उनको ऐसे लाइपोसोमल फॉर्म में दिया जाता है। अब ये जो लाइपोसोम्स में उसके भी स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं कि डबल लेयर्ड भी होते हैं, मल्टीपल लेयर्स भी होते हैं, तो मल्टी लैमेलर जिसे बोलते हैं, सिंगल यूनी लैमेलर भी बोलते हैं। सभी में बेसिक कंसेप्ट सेम होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। तो जनरली ऐसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइपोसोम्स हैं तो धीरे धीरे सेल के पास पहुंच के, बिकॉज आउटर लेयर इज़ लिपिड सॉल्यूबल, तो वो लिपिड सॉल्यूबल है, सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाता है, जो कंटेंट है वो टारगेटेड साइट पे रिलीज होकर उसका एक्शन होता है। फिर उसमें से अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट किए जाते हैं, जैसे नियोसोम्स हैं जो लाइपोसोम्स से कंपैरेटिवली चीपर या ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो बाहर का लेयर है उसमें सर्फेक्टेंट भी यूज़ किया जाता है, सो इससे सेफ्टी भी बढ़ जाती है फॉर्मुलेशंस की। अगर जो कंटेंट अंदर का है वो जीन है, कुछ जीन को स्पेसिफिक साइट पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग लाइपोसोम्स यूज़ करते हैं, तो उसे जीनोसोम्स कहते हैं। अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है हीमोग्लोबिन के थ्रू, तो उसे हीमोसोम्स कहते हैं। फोटोसोम्स, तो फोटोडाइनेमिक थेरापी अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो ऐसे लाइपोसोम्स को फोटोसोम्स कहते हैं। वाटर सॉल्यूबल कुछ ड्रग्स अगर कंपाउंड्स को हमें रिलीज प्रोवाइड करना है तो इथोसोम्स भी कहते हैं। तो उसके ऊपर से अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन कंसेप्ट सभी का एक ही होता है। फिर आ जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की तरफ। इसका नाम आपने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी में, इसके ऊपर काफ़ी सारा डिटेल में होता है, लेकिन हम प्राइमरी सीख लेते हैं कि मोनोक्लोनल मीन्स के सिंगल क्लोन के थ्रू एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है और एक सिंगल एंटीजेनिक डिटरमेंट के अगेंस्ट।
तो एक हाइब्रिडोमा टेक्निक होती है जिससे माउस के अंदर एंटीजन डाला जाता है और फिर उसके स्प्लीन सेल्स निकाल लिए जाते हैं और माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूजन करके हाइब्रिडोमास क्रिएट किए जाते हैं और जिसको कल्चर मीडियम के अंदर बढ़ा के उसके अंदर से एंटीबॉडीज़ हार्वेस्ट की जाती है। तो जो ऐसी एंटीबॉडीज़ होती है उससे बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इसका जनरली फार्मेक में ज़्यादा यूज़ होता है या फिर थेरापेटिक एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। अभी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, तो उसके नाम में ही होता है कि किस प्रकार से वो प्रोड्यूस की गई है। अगर वो 100% एनिमल में से प्रोड्यूस की गई है तो उसके नाम में पीछे सफिक्स होता है ओमैब, जो उसे डायरेक्ट करता है कि उसमें ह्यूमन कंपोनेंट ज़ीरो है, एनिमल्स के थ्रू बनाई गई है। फिर होता है एक सीमैब आता है, तो उसमें ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों का मिक्स काइंड ऑफ प्रोडक्शन रहता है, उसे काइमरिक एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। फिर होता है जूमैब जो मोस्ट ऑफ ह्यूमन होती है, मोर देन 90% ह्यूमन सोर्स से बनाई जाती है। और फिर होता है यूमैब जो फुल्ली ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। जैसे जैसे हम एनिमल प्रोडक्शंस के ऊपर से ह्यूमन प्रोडक्शंस की तरफ बढ़ते रहते हैं तो एंटीजेनिसिटी है वो भी कम होती है। तो इसके नाम के ऊपर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका सोर्स क्या है। तो जैसे हमने बात की कि ओमैब है तो वो म्यूरिन एंटीबॉडी है, बिकॉज यहाँ पे ओ है, जी है दैट मीन्स कि काइमेरिक एंटीबॉडी है। फिर जूमैब है दैट मीन्स ह्यूमनाइज एंटीबॉडी है। और फिर यूमैब है तो दैट इज़ फुली ह्यूमन एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे कुछ नाम है और ड्रग के नाम है, तो ड्रग के नाम के ऊपर से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस किस टाइप का या फिर सोर्स यूज़ हुआ है इसको बनाने के लिए। इसके आगे के भी कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे आगे TU है तो इट इंडिकेट्स ट्यूमर, VI है तो वायरस, CI है तो सर्कुलेशंस। तो हमें पता भी चल सकता है कि किसके सामने ये इफेक्टिव है। जैसे रितुक्सीमैब एंटीबॉडी है मोनोक्लोनल, जैसे जीमैब है तो फर्स्ट इट इंडिकेट्स कि ये काइमेरिक एंटीबॉडी है। और इसके आगे TU है तो डेट मीन्स के ह्यूमन ट्यूमर्स हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे फिर पहले जूमैब है तो यहाँ पे जूमैब है तो इट्स अ ह्यूमनाइज एंटीबॉडी, या फिर यूमैब है तो ह्यूमनाइज एंटीबॉडी। और आगे VI का यूज़ किया गया है तो ये वायरस से होने वाले उस टाइप के सिचुएशंस में ये यूज़ पैथोलॉजीज में यूज़ किए जाते हैं। कुछ अदर भी फॉर्म है जो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस होता है। सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस में हमने जैसे बात की सस्टेन रिलीज टैबलेट्स भी होता है या फिर सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स भी होते हैं, कि जो क्या करते हैं कि अलग अलग लेयर से कोटेड होते हैं और डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर ये कोट्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है कि ड्रग बॉडी में कंटिन्यूसली लॉन्गर टाइम के लिए प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थेरापेटिक रेंज के ऊपर बनाए रखता है, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस कम होता है, फ्लक्चुएशंस कम होते हैं और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी कम होते हैं। एक और चीज़ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रो ड्रग्स। हमने काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, शॉर्ट्स में हमने ये कवर किया था कि प्रो ड्रग्स क्या होते हैं, कि एज सच इनएक्टिव होते हैं लेकिन बॉडी के अंदर इनिशियल मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद उसका मेनली इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ऐसे कुछ प्रो ड्रग्स हैं जिसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वायबिलिटी भी अच्छी होती है, लेस साइड इफ़ेक्ट्स होती है, इसके लिए ये यूज़ होता है। फिर होते हैं कोलोन साइट पे ड्रग डिलीवर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग होते हैं, इसमें से एक कोटिंग था एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, कि जो स्पेसिफिकली ऐसा कोट होता है कि जो गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट बनाता है टैबलेट को, जिससे क्या होता है कि ड्रग गैस्ट्रिक जूस के अंदर डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है और वो इंटेस्टाइन के पास जाती है और वहाँ पे ड्रग रिलीज होकर उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ हमें याद रखनी है, दैट इज़ एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। फिर एक आयोंटोफोरेसिस होता है। आयोंटोफोरेसिस में क्या होता है कि माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है स्किन के थ्रू, जिससे क्या होता है कि वो स्किन के थ्रू ड्रग का अब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सके। तो वाजोप्रेसिन, डेक्सोमेथाजोन, स्टीरॉयड जैसी कुछ दवाइयाँ हैं जो उस टाइप से भी आयोंटोफोरेसिस से दी जाती हैं। इस टाइप के कुछ इंसुलिन्स भी बनाए गए थे जिसे इनहेलेबल इंसुलिन्स कहते थे, जो इनहेल्ड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बनाए गए थे, जिसको नेबुलाइजर्स के थ्रू या फिर मीटर डोज इनहेलर्स के थ्रू इनहेल किया जाए। कुछ फार्मा कंपनीज थे उन्होंने बनाए थे, जिससे क्या हो सके कि इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में देना थोड़ा अनकन्वीनियंट ज़्यादा रहता है। दिस इज़ मोर कन्वीनियंट
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और उसके साथ काफ़ी सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थे और काफ़ी सारे और चैलेंजेस थे, इंक्लूडिंग कॉस्ट, तो ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो सका। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको पता चल गया होगा आज के टॉपिक के बारे में, न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ब्रीफ में कवर कर लिया है जो आपको एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर कुछ डाउट है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आगे के वीडियोस नहीं देखे जनरल फार्मेक के, एएनएस के, तो वो सब भी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आपके कंसेप्ट्स काफ़ी कुछ क्लियर हो गए। ये प्रैक्टिकल सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल के टॉपिक्स, वाइवा क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। अगर अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।